Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Jule namaste sasrikal. So today in this video we are going to talk about the rest of the book Ladakh the Moonland. So before moving forward, first of all I want to tell you a brief about the definition internal colonialism. So internal colonialism क्या होता है कि ये बहुत ही important definition है और आज के इस टॉपिक से जुड़ा हुआ है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि इस चीज़ को हम थोड़ा डिफाइन करके आगे चलें। तो इंटरनल कॉलोनियलिज्म उस चीज़ को बोलते हैं जहाँ पे एक सोसाइटी में, एक स्टेट में एक पार्टिकुलर सोसाइटी तरक्की करे और दूसरों को कॉलोनाइज करे। इन द सेंस जिस तरह से जो एक्सटर्नल कॉलोनाइज होता था, बाहर से लोग आके कॉलोनाइज करते हैं, तो इस सिचुएशन में, इस सिनेरियो में बाहर से कोई लोग आते नहीं, यहीं पे ही इंटरनल एक ही स्टेट के अंदर एक पार्टिकुलर सोसाइटी जिसके पास पावर आ जाए ड्यू टू पॉलिटिक्स या ड्यू टू एजुकेशन, एक्सेस टू एजुकेशन एंड ऑल, तो इन सारी चीज़ों से क्या करते हैं वो अपने ही सोसाइटी को आगे ले जाने की या अपने लैंग्वेज को बढ़ाने की या अपने अपने रिलीजन को बढ़ाने की या अपने आइडेंटिटी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं दूसरे जो सोसाइटी में, जो दूसरे, क्योंकि एक रीजन में बहुत सारे सोसाइटीज़ होते हैं, बहुत सारे रिलीजन्स होते हैं या बहुत सारे आइडेंटिटीज़ होते हैं, तो उन आइडेंटिटीज़ से थोड़ा हट के अपने ही आइडेंटिटी को आगे करने की, अपनी ही सोसाइटी को आगे करने की कोशिश करते हैं जिनके हाथ में पावर आते हैं। तो इस चीज़ को रॉबर्ट ब्लवनर ने डेवलप किया था, इंटरनल कॉलोनियलिज्म को। तो आज हम इसी बुक में से ही हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि इंटरनल कॉलोनियलिज्म लद्दाख के पॉलिटिक्स में ड्यूरिंग 1970s कैसा था। क्योंकि जो इस बुक का जो फॉरवर्ड लिखा है, जो सोनम नूरबू ने लिखा है, जो उस वक्त का मिनिस्टर था पब्लिक वर्क्स में पावर, लद्दाख अफेयर्स और टूरिज़्म के वो मिनिस्टर थे। तो उन्होंने अपने कोर्ट में, अपने जो फॉरवर्ड में ये लिखा हुआ है, मैं बहुत ही शॉर्ट में हिंदी में ही बताने की कोशिश करूँगा कि जो लद्दाख को जो अभी टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया है, अब सारों के लिए एक मौका है, अब इकोनॉमी बूस्ट होगा। अब लद्दाख में जो डोमिनेंट जो रिलीजन है, जो लद्दाख का जो रिलीजन है बुद्धिस्ट के, आप बहुत सारे मोन्यूमेंट्स को देखेंगे, बहुत सारे चुर्तेंस को देखेंगे, बहुत सारे मोनेस्ट्रीज को या लामाइज़म के बहुत सारी चीज़ों को आप देखेंगे। तो ये जो बुक जो लिखा है उन्होंने बहुत ही खूबसूरत बुक लिखा है और बहुत ही एक वेल कमेंडेबल जो बुक लिखा है उन्होंने। तो जो मैंने कल जो कहा, जो पिछले एपिसोड में जो मैंने कहा था कि जो लद्दाख का जो गेटवे है वो बसगो है, ये तो कोई एक ले वाला भी नहीं मान सकता। क्योंकि अगर हम एज ए होल देखा जाए तो सपोज हम ये करेंगे कि नहीं मानते हैं कोई भी कि ले इज़ द ओनली टेरिटरी ऑफ लद्दाख, सो कारगिल इज़ आउटसाइड द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ लद्दाख, सो हम 5 मिनट के लिए उसको मान भी लेते हैं, तो बसगो कैन नेवर बी द गेटवे ऑफ लद्दाख। क्योंकि आगे लामायुरू भी है, आगे खलसी भी है, ससपोल, ये सारा कुछ आगे चला जाता है कि बसगो इज सिचुएटेड ओनली 80 और 90 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम मेन डिस्ट्रिक्ट ले। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र नहीं किया है, बहुत ही कैजुअल सा जो लिखो बोला तो चलो ठीक है भाई लिखो दे, तो मैं लिख लेता हूँ, कोई बात नहीं करके लिख दिया। और साथ ही साथ अपना नाम भी यहाँ पे सही नहीं लिखा है, सोनम नरबू लिखा है, NARBOO, नरबू, नूरबू नहीं लिखा, नरबू लिखा। और ये सिर्फ पहले एडिशन में ही नहीं, दूसरे एडिशन में ही सेम है। और साथ ही साथ जो नवाज सरीन शख्सपो का जो है, शख्सपो का शख्सोप लिखा है, SHAKSOP, शख्सोप, हालांकि उसका शख्सपो है, शख्सपो लिखा हुआ है। तो हमें इस बात को थोड़ा समझना होगा कि पॉलिटिक्स किस लेवल पे चल रहा था और क्या हो रहा था उस वक्त लद्दाख में, जो इस तरह से इतना कैजुअल टाइप से सोनम नरबू ने जो लिख लिया। तो आज के जो हमारे प्रेजेंट जो MP साहब थे उन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट में तो ये है आपकी इक्वलिटी, तो मैं भी कहना चाहता हूँ तो ये है आपकी इक्वलिटी, जो यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ को ही रिप्रेजेंट किया है लद्दाख के, दूसरे चीज़ को रिप्रेजेंट किया नहीं। और इक्वलिटी आपका तो क्या कहना है कि अपना नाम भी सही नहीं कराया। तो ये है एक जो आज जो हम बात करेंगे, तो आज हम यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट लद्दाखी कल्चर के बारे में बात करेंगे कि लद्दाखी कल्चर में किस तरह से उन्होंने लेह को रिप्रेजेंट किया है, किस तरह से उन्होंने कारगिल को रिप्रेजेंट किया है। तो लेह के बारे में जो बताएं तो उन्होंने बुद्धिस्ट कल्चर के बारे में लिखा है, तो किस तरह से लामा होते हैं, इनकारनेशन ऑफ लामास होते हैं, फेस्टिवल्स के भी बारे में लिखा है। लद्दाख फेस्टिवल, ये लोसर होता है बहुत ही न्यू ईयर का, लामायुरू, शक्ति फेस्टिवल, लिकिर फेस्टिवल,
थिक्चे, स्पितुक, माशो और हिमिस फेस्टिवल के बारे में भी बहुत ही डिटेल, बहुत खूबसूरत तरीके से लिखा हुआ है। और दूसरा जो बुद्धिस्ट गोम्पास के बारे में लिखा है, एक एक गोम्पास के बारे में, जैसे कि लिकिर गोम्पा, सेमो गोम्पा, शंकर गोम्पा, शे गोम्पा, लामायुरु गोम्पा, हिमिस गोम्पा के बारे में। और साथ ही साथ मनी वॉल्स, छोरतेंस, इंस्क्रिप्शंस, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स के बारे में भी हमें देखने को मिलता है उनके बुक्स में। बहुत ही डिटेल, बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखा हुआ है। अब हम यहाँ पे आते हैं कारगिल के बारे में। अब कारगिल के कल्चर को, कारगिल के प्लेस को या रिलीजन को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे लिखा है विजिटर्स कैन सी इमाम बाराज religious edifices constructed by Shia Muslims for morning। या देयर इज ट्रू कि मॉर्निंग मातम के लिए ये इमाम बारास हम देखने को, हम ये देखे जा सकते हैं कारगिल में। लेकिन व्हाट सॉर्ट ऑफ मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग का हम लिटरली अगर हम ट्रांसलेशन ले ले तो मॉर्निंग का मतलब होता है मातम करना। मातम मीन्स रोना, धोना, पीटना। तो कारगिली लोग एक पर्टिकुलर बिल्डिंग बनाते हैं मातम करने के लिए। किस चीज़ का मातम करता है, हालांकि एक हिंट तो दिया होता है यहाँ पे। तो सिर्फ ब्रैकेट में करबला ही लिखा होता तो चलता, लेकिन यहाँ पे कुछ जिक्र नहीं है। क्योंकि देखो इस्लाम में भी बहुत सारे सेक्ट्स है, और जो शिया है, जो इस्लाम का होल डेमोग्राफिक अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो माइनॉरिटीज़ में है, और बहुत सारे लोगों को करबला के वाक़े का मालूम नहीं है। और यहाँ पे मॉर्निंग लिखना और किसी को अगर पता नहीं चले तो ये बहुत ही बेजार हो जाता है कि एक सोसाइटी के लोग एक कमरा तैयार करते हैं, बिल्डिंग तैयार करते हैं रोने के लिए। कौन ऐसा कौन करता है? क्योंकि जो पॉपुलर कल्चर होता है, मेन जो कल्चर है उनमें तो मतलब जो डांस करने का या कुछ रक्स करने का या सॉन्ग्स का बहुत सारे फेस्टिवल्स के लिए ये बना जाते हैं। यहाँ पे मॉर्निंग, तो मॉर्निंग के लिए कुछ यहाँ पे रखना चाहिए था, थोड़ा हिंट दे देते, या ब्रैकेट में करबला ही लिख लेते या इमाम हुसैन ही लिख लेते तो समझ जाते। लेकिन यहाँ पे अगर कोई जिसको इस्लाम के बारे में मालूम नहीं हो, या शिया कौन से रिलीजन के सेक्ट इनको मालूम नहीं, तो ये बहुत ही बेजार हो जाएगा। तो और साथ में ये भी लिखा है कि कारगिल बाजार देयर आर 2 ब्यूटीफुल मॉस्क, ये 2 ब्यूटीफुल मॉस्क है, जा सकते हैं, थोड़ा लिखा है। और साथ साथ में जो ट्रस्पोन के जो इमाम बारास है और बारू खनका है, उनके बारे में लिखा हुआ है कि लोग जाते हैं वहाँ पे। लेकिन अब यहाँ पे आते हैं हम ड्रेस के बारे में, कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है ड्रेस को किस तरह से देखो रिप्रेजेंट करते हैं कि पीपल एट कारगिल वेयर मॉडर्न ड्रेस, दिस इज ट्रू, बट द ट्रेडिशनल ड्रेस कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग ब्लैक गोन, ब्लैक और वाइट टर्बन। ये जो हमारे उलमास के, मौलवीस के, जो शेख्स या आगाज़ के जो अबा कबा होते हैं, उनको ट्रेडिशनल ड्रेस करार दिया गया है। भाई दिस इज़ नॉट द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ कारगिल, दिस इज़ द रिलीजियस ड्रेस। सो दिस इज एसोसिएटेड विद इस्लाम, दिस इज़ नॉट एसोसिएटेड विद आवर रीजनल कल्चर। सो ये वो लोग जो लोग पहनते हैं, दे आर पार्टिकुलर टू द स्कॉलर्स और द स्टूडेंट्स और द क्लिरिक्स ऑफ इस्लाम। So they are symbolic dress, which signifies that they know something about Islam. They are the students of Islam and they can preach and they can talk something about Islam. So ये जो आम लोग यहाँ पे ऐसे ट्रेडिशनल ड्रेस की तरह आबा काबा पहनते हुए कारगिल में नहीं मिलेगा, और जो लोग मिलेंगे दे आर द स्टूडेंट्स ऑफ इस्लाम। तो इनका तो हम कह सकते हैं रीजनल कल्चर से नहीं है, हालांकि उसका रिलीजनल कल्चर से, रिलीजन से उनका ताल्लुक़ है। ये बहुत ही बेजार चीज़ लिखा हुआ है, क्योंकि कारगिल में भी एज ए होल जब हम ट्रेडिशनल ड्रेस कंसिडर करते हैं तो गोंचा को ही करते हैं, तो हम फेरक को ही अपना ट्रेडिशनल ड्रेस कंसिडर करते हो, तो ये पहनते भी हैं कारगिल में, दो लोग देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ही बेजार सा चीज़ हमें देखने को मिलता है। और साथ ही साथ बोलते हैं वुमेन ऑब्जर्व पर्दा और स्कल्जन, अ स्टेट ऑफ बीइंग प्राइवेट एंड अवे फ्रॉम अदर पीपल। तो यहाँ पे थोड़ा हमें समझना होगा कि वुमेन ऑब्जर्व पर्दा, या दिस इज राइट, और स्कल्जन, यहाँ पे स्कल्जन लिखा, स्कल्जन मीन्स अ स्टेट ऑफ बीइंग प्राइवेट एंड अवे फ्रॉम अदर पीपल, बिल्कुल अवे कर देना, बिल्कुल अदर पीपल से मिलना ही नहीं है, बिल्कुल सिर्फ अपने ही लोगों से मिलना, बाकी उनको बिल्कुल पर्दे में रखा जाता है। तो यहाँ पे भी इस्लाम की बात आ जाते हैं तो ये हमेशा देखने को मिलता है कि औरतों के ऊपर बात करते हैं और जिहादी बोलते हैं। देखो अभी एक कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में, कंटेम्प्रेरी पीरियड में मुझ जैसा जो इस्लाम के बारे में अलिफ बे का भी पता नहीं होगा, तो आजकल के हम अपने मुस्लिम के बारे में बात करते हैं तो जिहादी, अगर किसी को जिहादी बोलते हैं तो गुस्सा हो जाता है, वो
ऑफेंस ले जाते कि भाई तुमने मुझे जिहादी क्यों बोला। हालांकि जो हम देखते हैं बुक्स में, हम पढ़ते हैं, कुरान में हम देखते हैं, तो जिहादी जो लफ्ज़ जिहादी है वो बहुत ही अशरफ एक लफ्ज़ है, एक बहुत ही एक पॉजिटिव वर्ड है, और बहुत ही कम लोगों को ये जो शर्फ मिलता है जिहादी बोलने का। लेकिन उसको वेस्टर्न मीडिया ने इस तरह से उछाला है, जिहादी, टेररिस्ट, टेररिस्ट के साथ जिहादी जोड़ के आज एक मतलब मान लेते हैं कि एक मुझ जैसे बिल्कुल बंदे को तो जिहादी बोलने पर ऑफेंड हो जाते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे हिजाब का भी है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा रेफरेंस देना चाहूँगा आयतुल्लाह शहीद मुतहरी रहमतुल्लाह का कि उन्होंने एक बुक लिखा है जिसका नाम है इस्लामिक हिजाब, जिसको ट्रांसलेट किया है एज अ मोडेस्ट ड्रेस। उसको ट्रांसलेट करने वाला है लालेह बख्तियार। तो अल्लामा शहीद मुतारी फरमाते हैं कि जो हिजाब का वर्ड इस्लाम में नहीं आया औरतों के कवरिंग के लिए, जो कवरिंग के लिए इस्लाम का वर्ड आया है वो है सतर आया है। सतर मतलब अपने बॉडी को ढांपो, किसी चीज़ से ढांपो। जो हिजाब का मतलब क्या है कि कवरिंग है, कि सामने एक कवर है, उसके पीछे बॉडी है, बिल्कुल पीछे। और कुरान से जो कोट लेते हैं आयतुल्लाह शहीद मुतहरी रहमतुल्लाह, और साथ ही साथ हज़रत अली के नहजुल बलागा से भी कोट लेते हैं, और इब्न खल्दून से जो बहुत ही बड़ा फ़िलासफ़ा, बहुत ही बड़ा स्कॉलर रहा है इस्लाम का, उनसे लेते हैं। तो उनका मतलब जो सतर का, जो हिजाब का है, ये किसके लिए है? कर्टेन के लिए या सेपरेशन के लिए यूज़ किया गया है कुरान में। कर्टेन या सेपरेशन के लिए यूज़ किया। कर्टेन इन द सेंस किसी से मख्फी रखना, महफूज करके रखना। तो ये जो शुरू से ही सतर यूज़ नहीं किया, हिजाब का यूज़ किया तो वर्ड, तो इसमें बहुत ही कंसेप्ट गलत हो गया। तो बहुत सारे मुस्लिम्स ने भी इसका बहुत ही गलत तरीक़ा ले लिया, तो औरतों को बहुत सारी चीज़ों से महरूम रखा बहुत सालों के लिए। तो अभी भी कंटेम्प्रेरी पीरियड में बहुत ही ऑर्थोडॉक्स सोसाइटीज़ में ये भी देख सकते हैं कि उनको, औरतों को रिलीजन, ये इल्म से भी महरूम रखते हैं, एजुकेशन से भी, सोसाइटी से भी, हर चीज़ से उनको महरूम रखते हैं। तो हालांकि ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे मुस्लिम को देखने के बजाय एक बार हमें इस्लाम को समझना होगा, कि क्योंकि जो मेन होता है वो इस्लाम होता है, मुस्लिम ने तो बहुत कुछ किया होता है। तो इसके बारे में हमें अच्छे से समझना होगा, और एज आ कारगिली और एज आ मुस्लिम हमें भी थोड़ा, हम जो समझते हैं उनको थोड़ा कुरान से या कोई बुक पढ़ के हमें भी देखना चाहिए। और आगे चलते तो लैंग्वेज की हम बात करेंगे, लैंग्वेज को किस तरह से उन्होंने रिप्रेजेंट किया है, उन्होंने किस तरह से कहा। तो प्रेडोमिनेंट लैंग्वेज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इज लद्दाखी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट दैट एट दैट टाइम लद्दाख वाज अ डिस्ट्रिक्ट, अ सिंगल डिस्ट्रिक्ट। बहुत लद्दाखी जो प्रेडोमिनेंट है वो लद्दाखी है, विच स्पोकन बाई 56% बोलते हैं, एंड बल्ती 37%, अदर रिमेनिंग मदर टंग्स बोधी एंड तिब्बतन क्लेम 2% ईच, एंड ब्रोकपा एंड कश्मीरी 1%। अब पहले तो ये बात है, लद्दाखी, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय लद्दाखी? लद्दाखी तो जो लेह में बोलते हैं, उन्होंने ये जो लेह में जो भाषा बोलते हैं उनको ही लद्दाखी बोला, जो 56% बोलते हैं। जो बोधी, जो मेन, जो लद्दाख का जो मेन लैंग्वेज है, वो सिर्फ अदर रिमेनिंग बिल्कुल क्लेम 2% को ही बोधी लिखा गया है, और जो बल्ती है वो है 37%। सो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि वेयर इज द वर्ड पुरकी हियर? पुरकी कहाँ पे है यहाँ पे भाई? क्योंकि कारगिल में मैक्सिमम पुरकी रहते हैं, और पुरकी एक डायलेक्ट है लद्दाखी का ही। लद्दाख हम कहते हैं कि लद्दाखी, दैट इज कॉल्ड बोधी, इज द मेन लैंग्वेज ऑफ लद्दाख, एंड द other language that are spoken in different parts of the region, they are the dialects of Ladakhi language। जो लेह में बोलते हैं, जो कारगिल में बोलते हैं, जो संस्कार में बोलते हैं, और बहुत सारे दूसरे जगहों पे बोलते हैं, दे आर द डायलेक्ट्स ऑफ, इस पे बातें। तो यहाँ पे पुरगी का तो जिक्र ही नहीं आया। तो ये यहाँ पे बहुत ही एक कहने वाली बात है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, हमें ये समझना चाहिए। जो इंटरनल कॉलोनियलिज्म का मैं एक एग्जांपल इसी में से ही मैं दे रहा हूँ, वो है नवाब सिरिंग शख्सपो ने लिखा हुआ है, who is now a contemporary periods scholar, a famous scholar and historian। सो नवाब सिरिंग शख्सपो सर ने जो उस वक्त जो आर्टिकल लिखा था, उन्होंने ही कोट किया है। तो शख्सपो को भी शख्सोप लिखा है यहाँ पे, शख्सोप, और ये 1975 का बुक के एडिशन में भी है, और 1977 के बुक के एडिशन में भी है यही शख्सोप। तो मैं शख्सोप नहीं बोलूँगा, नवाब सिंह शख्सपो इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट
एंड अ रेस्पेक्टेबल स्कॉलर एंड हिस्टोरियन ऑफ लद्दाख। तो उन्होंने कुछ इस तरह से बयान किया है, तो मैं उनको कोट करता हूँ। तो इसमें मैं कोट, अ फ्यू यंग पीपल हैव हर्ड ऑफ लद्दाख एंड स्टिल फेवर कुड पॉइंट आउट इट्स पोजीशन ऑन अ मैप ऑफ इंडिया। सो इट्स पीपल द रग्ड बट ए जेंटल लद्दाखीज और बोथ पास regard themselves as children of India and heirs of its once rich Buddhist culture. Devoted to the teachings of Buddha, the Prince of Peace, the Ladakhis' main desire has been to live peacefully and progressively. तो यहाँ पे शख्सपो सर ने भी एक तरह से एक ही रिलीजन को लेके चला है, लद्दाखी रिलीजन जो हाफ ट्रूथ है दैट इज बुद्धिस्ट, उनको ही लेके चला है। जो अनदर हाफ जो थे, जो लद्दाख का जो पार्ट है, इंडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ लद्दाख, उनका भी जिक्र नहीं किया गया है। तो यहाँ पे हमें जो मेन जो बात है, जो रिप्रेजेंटेशन की बात है, जो आइडेंटिटी की बात है, तो अभी पॉलिटिकल कंटेम्प्रेरी सिनेरियो में अगर बात करें, अभी जो बात करें, तो यहाँ पे हमें हल नहीं मिलेगा। तो मेरा मानना ये है कि अगर कोई जेन्युइनली अगर कारगिल के इस बहरान को, अभी लीडरशिप का बहरान है कारगिल में किस चीज़ है, डेवलपमेंट का, एजुकेशन का, बहुत सारी चीज़ों को समझने का, बहुत सारी चीज़ों को परखने का बहरान है एक कारगिल में। तो उनको अगर कोई समझना चाहते हैं, कोई समाधान अगर उसका हल ढूंढना चाहते हैं, तो वी हैव टू गो बैक इनटू हिस्ट्री एंड सी थिंग्स फ्रॉम देयर, दैट व्हाट आवर एंसेस्टर डिड, एंसेस्टर मतलब हमारे आवाज, तो व्हाट आवर लीडर्स डिड। और वहाँ पे उस वक्त जो अभी जो यूटी का बहरान लगा हुआ है या जो भी हो, वट एवर, देयर आर सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन इन कारगिल, कि कोई किसी को ब्लेम करे, कोई किसी को बोल रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इन सारी चीज़ों को समझने के लिए, इन सारी चीज़ों का समाधान करने के लिए हमें एक बार जाना होगा और देखना होगा, थोड़ा इससे भी पेटी पॉलिटिक्स से थोड़ा बाहर आके देखना होगा कि व्हाट आवर कारगिल लुक्स फ्रॉम आउटसाइड। थोड़ा दूर जाके, बोलते हैं थोड़ा दूर जाके हमें थोड़ा देखना होगा कि हो क्या रहा है। तो ये जो हिस्ट्री प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर हम हिस्ट्री को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो बोलते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स इन इटसेल्फ, तो ऐसा ना हो। तो इसीलिए खुसूसन मेरा आपसे विनती है कि एक बार आप हिस्ट्री को ज़रूर पढ़ें और ये जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खुसूसन ये जो मेरा जो वीडियो है स्टूडेंट्स तक पहुंचा दे, बिकॉज दे डिज़र्व टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ लद्दाख। एंड सो मेनी स्टूडेंट्स ऑफ कारगिल आर वेरी मच enthusiastic about the change of कारगिल। सो अगर कोई कारगिल में चेंज चाहता है, जेन्युइन चेंज चाहता है, तो हमें सिर्रे से इस प्रॉब्लम को समझना होगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है। और धीरे धीरे मैं आऊँगा, अभी तो मेरे पास इंटरनल कॉलोनियलिज्म का एक शिक छेड़ा है, तो अभी इंशाल्लाह आगे आने वाले वीडियोस में हम अच्छे से बात करेंगे कि इसमें क्या हुआ है, हमारे लीडर्स ने क्या किया, हमारे लोग क्या कर रहे थे। ये जो बाहर जो एक तासुर देने की कोशिश बार बार क्रिएट कर रहे हैं, ये क्यों हो रहा है, कि वाई कारगिल इज कंसिडर्ड आउटसाइड द टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑफ लद्दाख। So why the culture of Kargil is regarded as something separate from the culture of Ladakh? However, we know that both the cultures are same. जो कल्चर में जो डिफरेंस है तो सिर्फ रिलीजन के बेसिस पर डिफरेंस है, और कुछ डिफरेंस है। बाकी सारा जो मैरिज रिचुअल से, डेथ रिचुअल से, बर्थ रिचुअल से अगर देखेंगे तो बहुत ही सिमिलरिटीज़ पाए जाते हैं। और उसमें जो निकाला गया है तो रिलीजन के उस इशूज़ में जो कारगिल में जो कल्चर है थोड़ा चेंज हो गया है, और ले का कल्चर भी को थोड़ा चेंज है, एक दूसरे में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी कल्चर बिल्कुल ही सेम है। तो ये आगे अभी क्या होते हैं हम देखेंगे। तो इसी ही नोट पे मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।